तो 67-65 लाख वोटों की बात थी। यहाँ तो चुनाव आयोग 69 लाख नाम काटे हुए है। आप लोगों को कोई चिंता नहीं होती? ऐसा क्या है जो आपको बड़ा खुश करता है, बड़ा प्रेरित करता है कि इतने लाख वोटों के नाम कटे और आपने कोई चिंता नहीं जताई? क्या जिनके नाम कटे वो आपके वोटर नहीं थे? बरजेश जी, जाहिर तौर पे और यकीनन आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है वो बूथ लेवल पे है। और हम कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर से लेकर बूथ स्तर की बात कर लीजिए या पंचायत स्तर की बात कर लीजिए या शहर में शहरी इलाकों की बात कर लीजिए, तो हम सब लोग एक दूसरे के घर में संपर्क कर कर रखते हैं। और जो आप नाम काटने की बातें करते हैं उसमें एक चीज जो है जो विचलित कर सकता है, वो विचलित ये कर सकता है कि पार्टी ऑफ चॉइस की अगर बात करें पटना के अंदर, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही आती है पटना जिले के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ नाम अगर कटे हैं तो बहुत सारे नाम जुटे भी हैं। एक जो बूथ लेवल पे जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं, उन सबके पास एक लिस्ट होती है कि किस घर में कितने वोटर हैं और किन लोगों का नाम कट सकता है, किन लोगों का नाम जुटता है। ये हम अक्सर जो हमारे जो बीएलए जो बहाल होते हैं, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता ही होते हैं, उनके माध्यम से हम घर घर पहुंच रखे थे। हमने काम पे जोर दिया, उन लोगों ने शोर मचाने पे जोर दिया। यही हमारी प्रक्रिया है, इसीलिए आज हम विचलित नहीं होते हैं। देखिए जो आज पर मुझे इस बात की चिंता है कि आपको इस बात की चिंता क्यों नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं? बरजेश जी, जो काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो कामदार लोग होते हैं, उनको नामदार लोगों से डर नहीं लगता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो जो लोग हैं ही नहीं, जिनका नाम 2 बार बना है, उनका नाम कटना चाहिए। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो पहले भी हुआ था, आज भी होना चाहिए। लेकिन हम कॉन्फिडेंस तो इन्हीं फर्जी नामों के सहारे लोकसभा के चुनाव में आपने तो बहुत सीटें जीती थी। बरजेश जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके की अगर जब सफाई की जाती है तो उसका कोई दिन नहीं देखा जाता है। ये जब 1952 में जब पहली बार हुआ था तो उस समय भी हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री रहा था। जब उससे लगातार जब चलता रहा था 1952, 62, 65, 67 लगातार इस तरह का दौर आया था, और यहाँ तक कि 2003 तक भी हुआ था ये दौर। तो उस समय भी कोई ना कोई तो देश का प्रधानमंत्री ही रहा होगा, या फिर कोई इस राज्य का, बिहार राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा होगा। स्वीकारते हैं आप कि आपने फर्जी वोटरों का इस्तेमाल किया या इन फर्जी वोटरों से आपको मदद मिली? देखिए, फर्जी वोटर की जो आप बात करते हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उन चीजों को उजागर किया है। हमने अररिया की बात की थी, हमने पूर्णिया की बात की थी, और हमने खुद पाकिस्तानी 2 महिलाएं जो भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर वो नौकरी कर रही थी, ये उजागर हुआ एसआईआर में। तो ये भी एक प्रक्रिया राहुल ही जी, है। मुझे आप 5 काम बताएं, वो 5 काम जो एनडीए के में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार के विकास के लिए किए। जी मैं बताता हूं, मैं आपको लंबी चौड़ी लिस्ट गिना सकता हूं। मैं सिर्फ 5 जानना चाहता हूं, 5 बड़े काम। जी मैं आ जाता हूं। बात करते हैं बिहार की आईटी सेक्टर की। 2006 के बाद अगर बात करें तो 33 एकड़ भूमि में बेटा में आईटी पार्क का विकास हुआ है। 110 एकड़ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब राजगीर में विकास हुआ है। पटना में 90,000 स्क्वायर फीट में आईटी टावर लगाने की बात की गई थी। अब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट की। बिहार इंडस्ट्री, मुझे बताओ कि बिहार में ये 90,000 स्क्वायर फीट का कौन सा आईटी सेंटर बना हुआ है जहां पर लोगों को काम मिल रहा है, जहां पर रोजगार मिल रहा है? कितनों को मिला, आज आप सार्वजनिक करो। मैं आपको एक चीज बता देता हूं बरजेश जी, कि पटना से सटा बुद्धा कॉलोनी में अगर आप जाएंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक ऑफिस बना हुआ है। वो हमारी एक शुरुआत थी पिछले सरकार की, कि हमने कंपनियों को निमंत्रण दिया यहाँ आकर निवेश करने के लिए। मैं आपको बता दूं, जूट पार्क, इसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरी। आप पहले बताओ कि 90,000 स्क्वायर फीट में कौन कौन सी कंपनियों ने बिहार के बच्चों को रोजगार दिया? मैंने कहा पटना में 90,000 स्क्वायर फीट में आईटी टावर प्रस्तावित की बात नहीं की मैंने आपसे कहा राहुल जी, मुझे 5 काम बताइए जो नीतीश कुमार की सरकार ने किए हों। जी मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट प्रस्तावित से नहीं चलेगा सर। मैंने आपको 2 पॉइंट गिना दिए। एक बनाया, एक भी नहीं गिनाया सर, झूठ मत बोलो। एक प्रस्तावित दिया है बस। आईटी पार्क गिनाया ना? कहां है आईटी पार्क गिनाया? अब मैं बात करता हूं, मेरे प्रिय दोस्त, बताओ कहां है आईटी पार्क? हम लोग चलेंगे विजिट करने। 33 एकड़ का आईटी पार्क बेहटा में, 33 एकड़ का आईटी पार्क बेहटा में, आईआईटी बेहटा के तहत उसको डेवलप किया गया है। 110 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजगीर में लगाने की बात की गई है, जो प्रस्तावित किया जा चुका है। अब मैं तीसरी पॉइंट पे आता हूं। सिर्फ प्रस्तावित पे ही आपकी सरकार चल रही है, कोई ठोस काम नहीं किया? पहले तो कुछ भी नहीं था बरजेश जी, पहले तो कुछ भी नहीं था।
ओके, चलो हालात यही बदले, कृपा है कि अभी आपने तो नहीं प्रस्तावित आया। कर दिया। हालात बदले, अच्छा, मैं अभी जान तो गया नहीं आपके आया पास बदले। नहीं है बताने को। अगला सवाल यह है कि बिहार में आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है? बिहार में हमारी पार्टी का मुद्दा जो है बड़ा ही स्पष्ट है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जो आपने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं गिनाना शुरू करता हूं, आप गिन लीजिए। मैं गिनाना शुरू करता हूं, आप गिन लीजिए। मैं शुरू करता हूं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड कहां पे है? हाजीपुर, वैशाली में स्थापित है। पेप्सिको अपना हाजीपुर बताओ ना, में स्थापित दूसरों है। को क्या गोदरेज गिना रहे हो? एग्रो लिमिटेड। मैं गिनाता चल रहा हूं, मैं गिनाता चल रहा हूं। आपने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं आप है। जितना मेरे पास ज्यादा बहुत बोलोगे कुछ है। उतना एक्सपोज होगे। मैं आपसे मेरे जानना पास चाहता बहुत। हूं कि इन दिनों प्रशांत किशोर नाम के जो शख्स हैं, जन सुराज पार्टी के चीफ, आपकी पार्टी के नेताओं की इज्जत की वो रोज चिंदी चिंदी करते हैं। आपकी पार्टी न तो सम्राट चौधरी से पूछ पाई और ना आपके अलायंस वाली पार्टी अशोक चौधरी से पूछ पाई कि राज क्या है। ब्रजेश जी, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक 420 का आरोपी व्यक्ति है। उसके ऊपर पटना के पाटलिपुत्रा में 420 का मामला दर्ज है और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। जो कांग्रेस शासित प्रदेशों से चंदा तो लेता है और बिहार के में अराजकता फैलाने का काम करता है। और आपने जो बात की कि हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, जिसका खंडन खुद सम्राट चौधरी जी ने कल ही कर दिया था। उसके बाद में बात करता हूँ जेडीयू आपके की, जो मुताबिक आपने। प्रशांत किशोर 420 हैं, गलत व्यक्ति हैं, कांग्रेस शासित राज्यों से चंदा लेते हैं। पर आप ये बताना भूल गए कि वो बीजेपी के टॉप कंसल्टेंट रहे हैं और आपकी कई राज्यों में सरकार लाने का उनको श्रेय भी जाता रहा है। आप कहेंगे तो मैं तस्वीरें आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ दिखा दूंगा, आपको थोड़ा एम्बेरसमेंट होगा, लेकिन हैं तस्वीरें। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी को अगर चैलेंज लेना है तो उस प्रदेश में क्यों नहीं चैलेंज लेते हैं जहां पे कांग्रेस आज भी बेसहारा और बेबस नजर आती है? वहां कोई मुख्यमंत्री बना देते ना। वो तो गए थे, यूपी में भी गए थे। लेकिन आपने जो बातें की, तो क्या प्रशांत किशोर जी के आने के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे? क्या प्रशांत जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के अंदर? तो ऐसी तमाम चीजें हैं आपकी कि पार्टी ने बहते हुए क्या हवा का सेवाएं ली रुख थी? उन्होंने पहचाना, उसके साथ वो होली है। आपकी पार्टी ने कभी सेवाएं ली थी प्रशांत किशोर की? जी, निश्चित रूप से ली थी। लेकिन तो उनको फिर आप ठग हमने की ही सेवाएं आगे लेते बढ़ाया। थे? आप खुद कह रहे हो ठग हमने हैं, तो इसका मतलब आप हमने ठगों की उनको। सेवाएं लेकर बैठे हैं। सर, बड़ा बरजेश गलत जी, काम किया मैं आपने। बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ बरजेश जी। राजनीति के अंदर जब आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है तो आप इस तरह का राजनीतिक मैंग कसने लगते हैं। और प्रशांत किशोर जी जो बातें कर रहे हैं, एक ऐसा भी दौर आया था जब प्रशांत किशोर जी अपनी सुपरमैसी चलाते थे। उनको यह लगता था कि जो विभाग है, वो विभाग में कोई भी काम हो राहुल जी, वो मैं आपको मेरे से मीडिया के पूछ कर मित्रों हो। के ये माध्यम से बताता हूं, पोस्ट किया है। इस समय बिहार में डर का माहौल है। बड़े बड़े नेताओं के टांगें कांप रही हैं कि पता नहीं प्रशांत किशोर से पंगा लिया तो उनका हश्र क्या होगा। सर, ऐसा मैं ऐसा कुछ डॉक्टर भी नहीं है। अनुज कुमार जी को आमंत्रित